देखें आज से बेटा हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो बिल्कुल नया है ना। और स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नया है, बहुत नया है इसलिए क्योंकि हमने अभी तक 10th क्लास तक जाते जाते उस टर्म को समझा ही नहीं अच्छे से। हमने सिर्फ नाम पढ़ के रखा था। अभी तक जो हमने 10th क्लास तक पढ़ा था ना, हमें सिर्फ इतना पता होता था कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है ये भी मुझे मालूम था कि यार जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर होता है, बट कितने टाइप्स होते हैं, उनको किस तरीके से ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज तक नहीं पढ़ के रखी है। ठीक है, आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना बेटा, वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि एक्चुअल में वेक्टर होता क्या है। अच्छा सुनिए मेरी बात ध्यान से, एक और चीज़, वेक्टर वाला जो पोर्शन हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आज से, तो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वेक्टर्स जो है वो मैथ्स में भी है और फिजिक्स में भी है। बट मैथ्स में जब आपके पास आता है ना बेटा, वो 12th क्लास में आता है, और फिजिक्स में जो है वो स्टार्टिंग में ही होता है। क्यों स्टार्टिंग में, मालूम है, सोच सकते हो, क्योंकि अब इसके बाद जब हम फिजिक्स में, मेन फिजिक्स में एंटर करेंगे बेटा, वहाँ पे वेक्टर्स का बहुत यूज़ है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है कि यार पहले पढ़ लो आप वेक्टर क्या होता है। आपको यदि पहले वेक्टर का पता है कि वेक्टर क्या है तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग अभी वेक्टर्स को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो उसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, मतलब बाकी मेन पोर्शन पूरा कवर करूँगा आपका, है ना। मतलब ये मान के चलना कि आप जो 12th क्लास में पढ़ने वाले हो ना, तो स्टार्टिंग का 1-2 चैप्टर है 12th में मैथ्स में, तो उसमें से एक चैप्टर तो मैं आपको अभी के अभी ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो बस यही है कि आप ध्यान से समझ के रखना कि बेटा ये 12th का भी टॉपिक है, तो यदि जितना अच्छे से अभी समझ में आएगा उतना आगे भी जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है यार, ये चैप्टर है ना बच्चों से समझ में आता नहीं है स्टार्टिंग में, तो थोड़ा कोशिश करना, जहाँ पे भी डाउट आए मुझे बोलो, रोको, मैं रोकूंगा और आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहला जब हम वेक्टर्स को डिफाइन करने जाते हैं बेटा, सबसे पहली चीज़ तो हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स होते क्या है बेटा। तो हमने बोला था सिंपल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन। बेटा ये जो है इसको हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं कि यार ये हमारे लिए वेक्टर्स होते हैं। तो वेक्टर्स का मीनिंग क्या समझ में आया, देखो ध्यान से, हम उन क्वांटिटीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन फिजिकल क्वांटिटी की बात करने जा रहे हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मतलब यदि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जाऊँ तो बिना मैग्नीट्यूड बताए या बिना डायरेक्शन बताए मैं उसका काम नहीं कर सकता। मतलब यदि मुझे उसको कंप्लीटली डिफाइन करना है तो मुझे 2 चीज़ें बतानी पड़ती बेटा, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। अब जरा इसका मीनिंग समझाता हूँ। मैग्नीट्यूड क्या होता है तुमने पढ़ के रखा है, मैंने बताया था आपको फिजिकल क्वांटिटी के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, हम लोग ये कहने जा रहे हैं यहाँ पे बेटा कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। तो जरा देखो, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल से रिलेट करता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी वही लिया था, अभी फिर से लूँगा। जैसे बेटा फोर्स, हम लोगों ने 10th क्लास तक में पढ़ा हुआ है कि फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबने पढ़ा हुआ है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोलता हूँ जरा ध्यान से समझना, क्योंकि बेटा यदि मैं फोर्स का प्रॉपरली यदि फोर्स को डिफाइन करने के लिए जाऊँ तो मुझे 2 चीज़ें बतानी पड़ेंगी, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन, तभी जा करके वो टर्म डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं। क्यों, जरा मीनिंग समझो। जैसे मान लो बेटा मैंने बोला कि ये एक ऑब्जेक्ट है, अब ध्यान से समझिएगा बेटा ना, जहाँ पे डाउट है बिल्कुल क्लियर कीजिए मुझसे। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस सरफेस पे रख दिया, ठीक है बेटा। अब इस सरफेस पे रखने के बाद अब बात आती है सर इस पर आपको एक फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। मैंने बोला, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला कि यार मैंने इस पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, आप मुझे बताओ ये मार्कर किस डायरेक्शन में गिरेगा। समझ में आया? मैंने आपसे क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि इस पर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो बताओ मुझे ये मार्कर किस डायरेक्शन में गिरेगा। तो जरा सोचना, 5 न्यूटन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मैग्नीट्यूड, कि मतलब कितना फोर्स लगाया मैंने उस पर, ठीक है। डायरेक्शन नहीं बताई, तो मुझे आप बताओ, क्या आप बता सकते हो मुझे बेटा कि ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली गिरेगा किधर। तो मेरे पास आंसर है, तुम्हारे पास यदि आंसर होना यदि समझ से लगाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता मालूम है, क्योंकि मैंने 5 न्यूटन बोला, मैंने ये नहीं बताया कि यार मैं इधर से लगा रहा हूँ, इधर से लगा रहा हूँ, इधर से लगा रहा हूँ, इधर से लगा रहा हूँ। जब तक मैं आपको डायरेक्शन नहीं बताऊँगा तब तक क्या इसका पूरा इफेक्ट आप दिखा पाओगे, तो नहीं। मैंने बोला 5 न्यूटन बताने भर से काम नहीं हो रहा था, ठीक है, चलेगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ तो ये बोला 5 न्यूटन बताने भर से काम नहीं हो रहा था, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने बोला डायरेक्शन की ज़रूरत है। अब जरा सपोज करो यदि मैंने बोला डायरेक्शन इधर से इधर रहा हूँ, अब यदि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ तो बिल्कुल बिंदास तरीके से तुम बोलोगे कि भाई ये जो गिरेगा वो सामने गिरेगा, है ना। यदि मैं बोलूँगा कि इधर साइड से मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो तुम बोलोगे इधर गिरेगा, इधर से फोर्स लगा रहा हूँ तो इधर गिरेगा, इधर से फोर्स लगा रहा हूँ तो इधर गिरेगा। मतलब आपको यदि मैं
मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन दोनों चीज़ बताता हूँ, तब जा करके आप कंप्लीटली डिफाइन कर पाओगे कि इस बॉडी का मोशन किधर होगा, क्योंकि उस पर फोर्स की बात करी जा रही है। तो फोर्स को सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपको फोर्स को यदि कंप्लीटली डिफाइन करना है तो आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो हम लोग बोलते हैं वो सारी क्वांटिटी बेटा जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन कंपलसरी होता है कि आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताएंगे तभी जा करके वो चीज़ डिफाइन हो पाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, अब जरा सुनिएगा, इसी में अभी मैंने क्या एग्जांपल लिया था, इसमें मैंने बोला था, ध्यान से सुना बेटा, मैंने बोला था 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैग्नीट्यूड दिया था, डायरेक्शन नहीं दिया, तो आप नहीं डिफाइन कर पाए। अब यदि मान लो कभी मैं ऐसा बोलता, मान लो वो केस हटा दो, अब दूसरा केस देखो, मैंने बोला कि यदि मान ले बेटा मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, मैंने बोला आपसे कि इस पर मैंने फोर्स लगाया, बताइए किधर गिरेगा। फोर्स लगाया और सपोज करो मैंने बोला फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, ठीक है, डायरेक्शन बता दिया मैंने कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, बताओ किधर गिरेगा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर इधर से फोर्स लगा रहे हो तो इधर गिरेगा, बट मैं बोलता हूँ नहीं, सिर्फ ये बताने से कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है मैं नहीं बोल सकता कि ये बॉडी किधर गिरेगी। क्यों, जरा सुनो, यदि हो सकता है 0.1 न्यूटन का फोर्स मैंने इस पे लगाया, बहुत छोटा फोर्स लगाया, अरे उतना फोर्स मैंने लगाया वो हिला भी नहीं, फोर्स जरूर लगा उधर लेकिन वो हिला भी नहीं, तो वो गिरेगा क्या, नहीं गिर पाएगा। तो आपको बाकायदा मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए कि कितने मैग्नीट्यूड का और किस डायरेक्शन में, तब जा करके हम लोग बोलते हैं कि यार वो टर्म मेरे लिए डिफाइन हो पाती है कि यार मैं किसको बोल रहा हूँ कि वो वेक्टर है। समझ में आया? तो जब भी हम वेक्टर की बात करने जाते हैं तो बेटा वेक्टर वही टर्म्स होंगे जिसको डिफाइन करने के लिए प्रॉपरली आपको मैग्नीट्यूड भी लगेगा और साथ में डायरेक्शन भी लगेगा, दोनों चीज़ें लगेंगी, तब जा करके वो टर्म हमारा डिफाइन हो जाएगा। अब देखो जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करने जाऊँ, अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखना, मैं आपसे पूछता हूँ बेटा फिर आप बताइएगा मुझे, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी वेक्टर को। तो हमने बोला कि देखो जैसे ये एक एरो बनाया जाता है इस तरीके से, ये है, और यहाँ पर ये एरो इस डायरेक्शन से इस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं। हमने बोला यार एरो इस डायरेक्शन में मैंने बना करके रखा हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा बेटा, ये जो एरो है ना, एरो, ये एक्चुअल में एरो जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा बेटा, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पर जो ये लेंथ है ना, इसकी लेंथ में समझते हो कि कितना बड़ा बनाया है। ये जो लेंथ होता है ना, ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि एक्चुअल में हमने कितना बड़ा बना के रखा है। तो देखिएगा ध्यान से कभी भी कि ये जो लेंथ है ना, लेंथ हमेशा क्या बता रहा होगा, मैग्नीट्यूड, और एरो बता रहा होगा उसका डायरेक्शन। तो एक बताता है मैग्नीट्यूड, दूसरा बताता है उसका डायरेक्शन। तो इस तरीके से जा करके बेटा हम कंप्लीटली उस टर्म को डिफाइन कर पाते हैं। और याद करिएगा मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, मैं फिर से समझा रहा हूँ, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या बोला, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम लोग बोलते हैं उस क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी को किसी से तो रिप्रेजेंट करोगे ना। जैसे अभी तुमने फोर्स बोला था, सर फोर्स एक क्वांटिटी थी, तो एफ से रिप्रेजेंट करते हो फोर्स को। तो वैसे ही हर क्वांटिटी, कुछ ना कुछ जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी उनको हम किसी ना किसी से तो रिप्रेजेंट करेंगे ना। मान लीजिए वो हमारे लिए क्या है, ए, समझ में, मान लीजिए उस क्वांटिटी को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। तो हमने ए लिखा और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसके ऊपर आप एरो लगाइए इस तरीके से। तो ये ए एरो लिखने का मतलब ही होता है कि हमने वेक्टर बता दिया। और याद रखिएगा बेटा, कभी भी आपको यदि ये चीज़ें दी गई है ना कि ए एरो लगा करके किसी वेक्टर को डिफाइन किया है, इनडायरेक्टली मतलब ये समझ लेना आपको ये दोनों चीज़ें दे दी गई है। तो किसी को भी इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, इसका मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड भी आपको पता है, डायरेक्शन भी आपको पता है। हाँ, अब निकालना कैसे है वो मैं बताऊँगा, आपको तरीका बताऊँगा, लेकिन यह है कि ऐसा करके बताया ना, इसका मतलब है कि हमने दोनों चीज़ें बता दी, उसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से जाके बेटा हम उस टर्म को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बात आती सर, इसमें एग्जांपल के लिए हम कुछ ले लें कि यार कौन कौन से टर्म्स हैं जो इनके वेक्टर्स के एग्जांपल है। तो सबसे पहला एग्जांपल जो हमने लिया वो क्या था, उससे पहले ले लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ के रखा है डिस्प्लेसमेंट का अपना एक डायरेक्शन होता है। अच्छा बेटा, एक और चीज़, जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में अभी लिखते जा रहा हूँ ना, अभी सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ। मोशन इन 1D, इसके जस्ट बाद वाला जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहाँ पे जाकर के बाकायदा हम सारे चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो अभी सुनो मेरी बात, मैंने ये बोला ये डिस्प्लेसमेंट है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट के साथ में बेटा वेलोसिटी जो होती थी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के बाद में आपके पास एक एक्सेलरेशन आता था,
वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। उसी से मिल करके अभी फोर्स बनाया था, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे पास आगे भी आते जाएंगे। तो अब सुनो मेरी बात, अब हमारे को पता है क्या है, आने वाले चैप्टर्स में जो जो टर्म्स हमारे पास आएंगी, हमको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा वो स्केलर है या वेक्टर। और सुनो, यदि वो वेक्टर है तो इस वेक्टर से रिलेटेड हम जितना भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, वेक्टर से रिलेटेड वो सारे कॉन्सेप्ट उसके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो समझ रहे हो मेरी बात कि स्टार्टिंग में हम वेक्टर को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में हमने ये वेक्टर पढ़ लिया ना, अब आगे यदि मान लीजिए कोई भी टर्म आया एक्स और मैंने बोला वो वेक्टर है, तो वहाँ पे सारे फंडे लगा लेना ये वाले, कोई दिक्कत नहीं है, सब एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो इसके लिए इस चैप्टर को पहले पढ़ाया जाता है। तो अब पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें इसका मीनिंग समझ में आया एग्जैक्टली ये वेक्टर होता क्या है? तो अब मैं थोड़े से टाइप्स पे लेकर के चलता हूँ और चीज़ें समझाता हूँ, जल्दी बताओ मुझे। हाँ जी, अब देखिए, ठीक है, अब जैसे ही हमने इस चीज़ को देख लिया ना कि यार ये वेक्टर हो गया, अब बात आती है सर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको कुछ टाइप के वेक्टर्स पता होने चाहिए कि कुछ स्पेशल टाइप के वेक्टर्स हमारे पास आने वाले हैं बेटा। तो हम उनको देखते हुए चलते हैं और उन सारी चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो ज़रा ध्यान से समझना चीज़ों को, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से बेटा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बेटा। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, मतलब मज़ा आ जाएगा तुम्हें। बस यही है कि आप ध्यान से करते चलो, है ना। अब सिंसियरली बेटा, इस वीक से हम लोग अब सिंसियरली पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक मैं कहीं ना कहीं इसलिए डिले कर रहा था चीज़ों को कि एक बार थोड़े से बच्चे फाइनल हो जाएं कि कौन कौन पढ़ने वाला है, तो फिर हम उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि कभी कोई आता है कभी कोई आता है। अभी तो वैसे देखना बहुत सारे बच्चे बाद में आते हैं, तो अब उसके लिए क्या करोगे, देखो ध्यान से बेटा। टाइप्स के बारे में बात करने जाएँ तो टाइप्स में हमारा सबसे फर्स्ट टाइप होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले जो मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, एक होता है लाइक वेक्टर्स, और एक होता है अनलाइक वेक्टर, है ना। दूसरा होता है अनलाइक वेक्टर या अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं, अनलाइक वेक्टर्स, ठीक, या फिर अपोजिट वेक्टर बोल दीजिए आप। चलिए अपोजिट पे आते हैं अपन ना, मेन चीज़ें बताता हूँ यहाँ। देखो बेटा, लाइक वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, वो सारे वेक्टर्स मैं सिंपल ऐसे ही बताते चलूँगा ना, बोल रहा हूँ आप समझ लीजिएगा। वो सारे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम होता है, सेंस, उनका जो सेंस होता है ना वो सेम डायरेक्शन में होता है। मतलब यदि मैंने बोला कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो वो दोनों कैसे हैं, लाइक वेक्टर्स, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, यदि सेम लाइन पे चल रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइक वेक्टर्स। तो जैसे मैंने बोला ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ठीक है, तो हमने बोला ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में यदि हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो बेटा हम उनको क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर्स। अच्छा, अपोजिट वेक्टर्स क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने बोला कि कभी मान लो एक वेक्टर आपको दे करके रखा है मैंने ए, ठीक है बेटा, ए वेक्टर हमने दे करके रखा, ध्यान से समझ लेना इसको बनाते कैसे हैं, क्योंकि इसका यूज़ हमारे पास होगा। क्या बोल रहे हैं बेटा, हमने बोला अपोजिट वेक्टर्स क्या है, तो हमने बोला एक एरो हेड से बना दिया, एक वेक्टर बना करके दिखाया। अब जरा देखो हम क्या बोल रहे हैं। आपसे किसी ने बोला यार बता अपोजिट वेक्टर ऑफ ए, आपको ए का अपोजिट वेक्टर बताना है कि ए का अपोजिट वेक्टर क्या होगा। ध्यान से बेटा, अब ए के लिए अपोजिट वेक्टर यदि आप बताने के लिए जाते हो, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ए का अपोजिट वेक्टर बोलने का मतलब क्या मालूम है, सिर्फ उसका डायरेक्शन अपोजिट किया है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ उसका डायरेक्शन अपोजिट किया। मतलब यही वेक्टर जो इस डायरेक्शन में चल रहा था ना, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, इस डायरेक्शन में ऐसा, ठीक है। तो हमने सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, तब हम लोग बोलते हैं अपोजिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है मालूम बेटा, माइनस ए वेक्टर। मतलब सिर्फ आपके पास जो वेक्टर दिया है ना, यदि उसका अपोजिट वेक्टर निकालना है, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस बता देगा कि डायरेक्शन अपोजिट कर दी, तो मैंने बोला माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो मैंने बोला अपोजिट वेक्टर ए वेक्टर का अपोजिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, माइनस ए करके। तो इस तरीके से जा करके बेटा हम लोग सिंपल सा दो वेक्टर देखते हैं, एक होता है लाइक वेक्टर, दूसरा होता है आपका अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर पे आइए बेटा, मेन बता रहा हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है इसी के साथ में, एक थर्ड वेक्टर यहाँ पे आता है बेटा, उसे भी याद रखिए, को इनिशियल वेक्टर। ये हमारे को काम आएंगे अभी बेटा। को इनिशियल वेक्टर्स का मीनिंग क्या होता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा, नाम से समझना। आपको ध्यान से देखने जाओगे ना तो आपको नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। कैसे, देखो ध्यान से, को इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, नाम से सोचो, को और इनिशियल दोनों चीज़ें हैं ना बेटा, को भी है और इनिशियल भी है। को इनिशियल का मतलब ये होता है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। मतलब मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ से, है ना, इसका को इनिशियल वेक्टर बनाया। को इनिशियल क्या बनेगा मालूम है, देखो ऐसा, यहाँ से हमने लिया और एक वेक्टर बना दिया इधर ए वेक्टर, यहाँ से हमने लिया एक दूसरा वेक्टर बनाया यहाँ से बी वेक्टर, तीसरा वेक्टर हमने यहाँ से बनाया सी वेक्टर, चौथा वेक्टर हमने यहाँ से बनाया डी वेक्टर। अब देखो बेटा,
ये सारे के सारे वेक्टर्स अलग हैं, इसका मैग्नीट्यूड अलग, इसका डायरेक्शन अलग, इसका मैग्नीट्यूड अलग, इसका डायरेक्शन अलग, इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन, सब कुछ अलग है ना। अब जरा समझना ध्यान से, यदि आप बोलते हो कि ये सब चीज़ें अलग 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 हैं, तो को इनिशियल बोलने का मतलब समझना ना बेटा। को इनिशियल का मतलब क्या होता है? जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। क्या इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है? हाँ, ए वाला वेक्टर भी यहीं से निकल रहा है, बी भी यहीं से निकल रहा है, सी भी यहीं से निकल रहा है, डी भी यहीं से निकल रहा है, तो सारे के सारे सेम पॉइंट से निकल रहे हैं ना, तब हम लोग बोलते हैं कि उनका क्या होता है? को इनिशियल वेक्टर। को का मतलब होता है सेम, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। जिन वेक्टर्स के स्टार्टिंग पॉइंट सेम होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, तो ये छोटे छोटे 2-3 टाइप थे मेरे पास। ठीक है, उसके बाद अब मेन टाइप्स पे आता हूँ, जहाँ से इंपॉर्टेंट वाला पार्ट स्टार्ट होगा। तो पहले आप बेटा मुझे इतना बताइए कि आपको इतना समझ में आया? तो फिर अभी पहले पोजीशन वेक्टर पे चलेंगे अपन, अब नया करेंगे स्टार्ट, है ना। पहले आप इसको नोट कीजिए और मुझे बताइए क्या इतना कंफर्म है, तो मैं आपको बताता हूँ अपन को क्या करना है। ठीक है बेटा, देखें अब सुनिए। अच्छा अब सुनो, मैंने जैसे देखा जाए ना, तो इसके बाद में मुझे पैरेलल वेक्टर बताना चाहिए। ठीक है, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स वगैरह, फिर पोजीशन वेक्टर वगैरह पे जाना है। बट मैं आपको सबसे पहले एक जगह पे लेके चल रहा हूँ। इनका जो ऐड करने का तरीका होता है, क्या दो वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, है ना। दो वेक्टर को किस तरीके से ऐड कर सकते हो, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो पहले उस चीज़ पे चलते हैं, फिर उसका यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, फिर अपन उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे अगले वाले टाइप्स देखने में। ठीक, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए बेटा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, मेन वाले पार्ट पे जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना। अभी तक हमने पढ़ा नहीं है ये चीज़ें, अब नया है, ध्यान से देखिएगा। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या हैं, फिर अपन उसमें आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, है ना। बड़े काम की चीज़ बेटा, ध्यान से समझिए। हम लोग जा रहे हैं अभी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। ठीक है, अब ये अपने लिए बड़ा नया काम है। अब ध्यान से समझना कैसे करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं चीज़ें। ठीक, ध्यान से देखिएगा बेटा। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यदि मान लीजिए मेरे पास कोई दो वेक्टर्स दे दिए जाएं, है ना, दो वेक्टर्स यदि मुझे दे दिए जाएं और मुझे बोला जाए कि उसको ऐड करके बताओ, क्या दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे या दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, है ना, वो होते भी हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जब आप बोलने जा रहे हो सर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो बेटा यहाँ पर किसी भी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए, दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए मेरे पास 3 रूल हैं, 3 लॉ हैं, है ना। अब वो तीनों लॉ कौन है वो भी ध्यान से समझना, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट वाला लॉ बताऊंगा ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी लॉ को हम फिर सेकेंड में भी यूज़ करेंगे, उसी को थर्ड में भी यूज़ करेंगे। मतलब देखा जाए तो सिर्फ एक ही लॉ है जो पहला वाला हम देखेंगे, बाकी बुक्स में वो 3 अलग अलग केस से है, तो हमको पढ़ना तीनों है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट फर्स्ट वाला है। तो देखो ध्यान से, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में फर्स्ट लॉ होता है बेटा हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमसे क्या बोलता है, क्या समझाता है, ध्यान से समझना। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, डेफिनेशन नहीं लिखूंगा अभी, समझना ध्यान से। बेटा यदि मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स दिए गए, ध्यान से देखना ना, समझना, मुझे बताना। एक वेक्टर मैंने दिया ये वाला, मैंने बोला इसे ए वेक्टर बोलिए। चलिए बेटा, इसमें मैंने किसी दूसरा वेक्टर लिया ये, ठीक, और इस वेक्टर को मैंने बी वेक्टर बोला, इसका अपना मैग्नीट्यूड होगा, राइट बेटा। तो देखो ये फर्स्ट वेक्टर है, इसका अपना ये जो लेंथ बना रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं उसका मैग्नीट्यूड बता रहा होगा, एरो उसका डायरेक्शन बता रहा है। ये दूसरा वेक्टर है, ये वाला जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड बता रहा होगा और कहीं ना कहीं ये एरो इसका डायरेक्शन बता रहा होगा। अब सुनो, इन दोनों वेक्टर्स को तुम्हें ऐड करना है। अब यदि दो वेक्टर्स को मुझे ऐड करने के लिए जाना है तो मैं कैसे ऐड करूँगा, किस तरीके से ऐड करूँ? तो देखो ध्यान से बेटा, रूल क्या बोलता है हमसे ये बोला जाता है कि जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड करना चाहते हैं, है ना बेटा, जिन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करना चाहते हैं उसे ट्राइंगल के दो कंसेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट करो, उसे ट्राइंगल के दो कंसेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट करो। मुझे बताओ ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? तो हम बोलते हैं 3 साइड्स। अब 3 साइड्स यदि हैं तो देखो ध्यान से, हमने क्या किया, हमने फर्स्ट वाले वेक्टर को एज इट इज़ उठाया और यहाँ पे बनाया बेटा इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने ये फर्स्ट वेक्टर बनाया ए वेक्टर, तो उसको मैंने अलग से बना लिया। तो मैं अब इसको ट्राइंगल के 3 साइड से, तो एक साइड हमने कौन सा वेक्टर बनाया, ए वाला, दूसरा साइड दूसरा वेक्टर बनाएंगे, कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक से लगा हुआ दूसरा वाला। तो अब दूसरे वाले को दूसरा साइड रिप्रेजेंट करना है, लेकिन किस तरीके से, ध्यान से सुनना कि पहले के हेड पे, ये हेड है, दूसरे का टेल आना चाहिए।
मतलब इसको लिया मैंने और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया ये बी वेक्टर बना के। देखो बेटा मैं इसको कैसे उठा रहा हूँ, ध्यान देना। ये ऐसा था ना, इसको पैरेलली शिफ्ट करना तो उसमें डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता और बस उसको नीचे ले आना तो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। मतलब देखा जाए तो ये बी वाला वेक्टर ही मैंने इधर से शिफ्ट करके इधर बना दिया है। मतलब ना तो मैंने उसके लेंथ में चेंज किया है ना उसके डायरेक्शन में चेंज किया है, तो मैं बोलूँगा कि वेक्टर बी ही है। अब सुनो किस तरीके से बनाया मैंने उसको, ट्राइंगल के 2 कंसेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट किया इस तरीके से कि पहले के हेड पे दूसरे का टेल आ रहा है। तो पहले के हेड पे दूसरे का टेल यदि आ रहा है तो हम बोलेंगे कि अब सही है काम हमारा। तो चलो 2 चीज़ें तो बना ली। अब मैंने बोला ये दोनों तो मैंने बना दिया, तब हम क्या बोलते हैं मालूम है, थर्ड साइड जो होगी वो उसका रिजल्टेंट होती है। तो थर्ड साइड कौन सी होगी, देखो एक स्टार्टिंग पॉइंट ये, एक ये वाला पॉइंट, तो इससे मैंने इसको इस डायरेक्शन में ज्वाइन किया। ठीक है बेटा आप सुनो मेरी बात, इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन कौन बताएगा, डायरेक्शन कौन बताएगा। तो ध्यान से समझिएगा बेटा, इन दोनों का डायरेक्शन मुझे कैसे पता चलता है, ध्यान देना। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर, हमने बोला इनको ट्राइंगल के 2 कंसेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट किया, तब थर्ड साइड उनका रिजल्टेंट बताती है। रिजल्टेंट टर्म मतलब होता है सम, तो थर्ड साइड उनका सम बताएगी, मतलब a प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगी। तो मैंने बोला हाँ भैया ये a प्लस बी वेक्टर को बता रहा होगा कौन, थर्ड साइड। अच्छा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए बेटा, थर्ड साइड उनका रिजल्टेंट बताती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। अब अपोजिट का मीनिंग समझना यहाँ पे कैसे, देखो एक चीज़, जैसे ए वाला है ना बेटा, ए वाला इधर गया, इस पर फोर्स इधर लगा, फिर वही फोर्स ऊपर लग गया बी वाला, तो कहीं ना कहीं देखो इन दोनों को, इस डायरेक्शन को मैं सेम डायरेक्शन तो नहीं बोल सकता कि एक ही डायरेक्शन में, नहीं, डायरेक्शन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन सपोर्टिव है, सपोर्टिव है। क्यों, क्योंकि ये देखो ये इधर जा रहा है, ये इसी को सपोर्ट करते हुए आगे निकल गया। तो देखा जाए तो तरीके से क्या होना चाहिए था भैया, ये यहाँ से ऐसा गया, फिर ऊपर गया, तो ऊपर से वापस उसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन जो रिजल्टेंट होता है ना वो उसका अपोज करता है। मतलब ये दोनों यदि इस डायरेक्शन में गए, ये और ये इस डायरेक्शन में गए, तो रिजल्टेंट हमेशा उसका अपोज करते हुए आएगा, तो उसका एरो किधर लगना चाहिए, इस डायरेक्शन। समझ में आए? तो ये और ये तब a प्लस बी को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या करना है बेटा, जिन 2 वेक्टर्स को आपको ऐड करना है उसे ट्राइंगल के 2 कंसेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट करो। समझना मेरी बात, उसे ट्राइंगल के 2 कंसेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट करो इस तरीके से कि एक के हेड पे दूसरे का टेल आना चाहिए, तब ट्राइंगल की थर्ड साइड अपोजिट डायरेक्शन में आपको रिजल्टेंट देती है। तो थर्ड साइड अपोजिट डायरेक्शन में a प्लस बी आपको रिप्रेजेंट करके दे रही होगी कि a प्लस बी कितना आया। ठीक है, तो ये मुझे बताता है कि ये वेक्टर सम है a प्लस बी। तो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ट्राइंगल लॉ। अब बेटा इसी चीज़ का यूज़ मैं अभी है ना थोड़े से टाइम के बाद, थोड़े से क्या हो सकता है आज ही हो जाए या नेक्स्ट वाली क्लास में पोजीशन वेक्टर वगैरह पे आऊँगा ना, तो इन सब का यूज़ करके मैं फॉर्मूले बना करके दूंगा आपको। तो पहले मुझे ये बताओ क्या आपको इतना क्लियर है, क्या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन समझ में आया? तो मैं आपको समझाता हूँ इसमें सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, देन अपन देखते हैं कि सेकेंड वाला लॉ क्या है। हाँ जी आइए बेटा, अब अपन देखते हैं इसी में, जब हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन देखें ना, साथ में एक केस देखिए ध्यान से, फिर मैं आपको एक प्रॉब्लम और करके बताता हूँ, है ना बेटा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन देखा, अब हम लोग देखते हैं इसी में आप एक हेडिंग डाल के लिख लीजिए बस। आपसे पूछा जाता है कई बार सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। अब उसने मुझे बोला कि 2 वेक्टर हैं उनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, है ना। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, जैसे एक वेक्टर हमारे लिए ये बनाया a, दूसरा वेक्टर मैंने इधर से बनाया b। अभी देखो याद करना बेटा, इन दोनों वेक्टर को तुम क्या कर रहे थे, a और b को ऐड कर रहे थे। अब जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे थे तब a प्लस बी बन के आ रहा था मेरे पास, है ना। दोनों को ऐड करने से मुझे a प्लस बी मिल रहा था, a प्लस बी ऐड करने से मिला था, ठीक है। हाँ एक सेकंड रुको, कुछ पूछ रहा है कोई। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैंने बोला तुम्हें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। अब देखना बेटा ध्यान से ज़रा समझिएगा मेरी बात, अपन अब सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स पे जा रहे हैं। 2 वेक्टर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है भाई। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, 2 वेक्टर को ऐड कर रहे थे। देखो a वेक्टर b वेक्टर दिया था, प्लस करना था, तो मैंने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन देखा, मैंने कर दिया ऐड। सब्ट्रैक्ट करना है, अब a और b दिया होगा उनको सब्ट्रैक्ट करना है। चल भाई मैंने माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पे। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा बेटा, वेक्टर में कभी भी 2 वेक्टर सब्ट्रैक्ट होते ही नहीं है देखा जाए तो। 2 वेक्टर को मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मैं उनको ऐड जरूर कर सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा मेरा काम कैसे होगा, निकालूँ कैसे? तो ज़रा ध्यान से देखो मैं क्या करता हूँ, क्या रूल लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा। आपको निकालना था a माइनस बी वेक्टर, राइट। हमारे पास जो रूल होता है ना वो होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लॉ हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लॉ ही नहीं है हमारे पास।
अब आता है लॉ नहीं है तो कैसे कपलें, तो मुझे बोला a माइनस बी वैक्टर को निकालना था, मतलब सब्ट्रैक्ट करना था a में से b को। तो मैंने बोला सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता सर, मैं ऐड कर सकता हूँ बस, तो मैं कर देता हूँ ऐड। कैसे करूँ मालूम, ऐसे a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख दें, क्या बुराई है। तो देखो a प्लस और b को मैंने माइनस बी कर दिया, माइनस बी करेंगे तो भी तो प्लस माइनस मिलके a माइनस बी ही आएगा ना। ये भी तो हो गया मेरे पास कि चल भाई काम तो हो गया मेरा कि a माइनस बी बन गया, बट अब इसको करें कैसे। तो देखो ध्यान से, अब इसमें क्या हो रहा है कि देखो एक वेक्टर मेरे लिए कौन बना a, दूसरा वेक्टर मेरे लिए कौन बना माइनस बी। एक वेक्टर मेरे लिए a है, दूसरा वेक्टर मेरे लिए माइनस बी है, माइनस बी। तो मैं बोलता हूँ ये a वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर, राइट बेटा। अब जरा सोचो, यदि ये a वेक्टर है, ये माइनस बी है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा फाइनल फंडा मेरे लिए। तो कैसे ऐड करें भाई, तो देखो वही वाला वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाओ, एक वेक्टर a दूसरा माइनस बी, इन दोनों को ट्राइंगल के दो कंसेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट करते हैं और रिजल्टेंट निकालेंगे। तो देखो कैसे आएगा। सबसे पहला क्या किया, a वेक्टर को एज इट इज़ गया और एज इट इज़ मैंने जा करके a वेक्टर बना दिया यहाँ से, ये वाला, ठीक है। इसे ट्राइंगल के एक साइड से रिप्रेजेंट किया। अब आता है सर दूसरा साइड कौन बनेगा, दूसरा वाला वेक्टर, लेकिन सपोर्टिव होना चाहिए, एक के हेड पे दूसरे का टेल। अब जरा सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बी वेक्टर इधर था, माइनस बी किधर आएगा। क्या ये माइनस बी अपोजिट वेक्टर है, हमने पढ़ा था अभी। माइनस लगाने से सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होता है और कुछ नहीं, मतलब जो बी इधर जा रहा था ना, एक्चुअल में वो उधर नहीं जा करके नीचे आ रहा होगा। तो बस इसी वेक्टर को यहाँ से उठाना और इधर बना देना, ये माइनस बी वेक्टर हो गया, राइट बेटा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने बोला कि ए वेक्टर मेरे लिए ये है और बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर, तो इसको माइनस डायरेक्शन में इधर साइड ऐड कर दो। तो ए वेक्टर ये हो गया, माइनस बी वेक्टर ये हो गया, राइट। तो मैंने इसको ट्राइंगल के दो कंसेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट किया। तो वेक्टर लॉ मुझसे क्या बोलता था, यदि जिन दो वेक्टर को ऐड करते हो उसे ट्राइंगल के दो कंसेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट करो, तो थर्ड साइड उनका सम रिप्रेजेंट करती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने बोला देख, यहाँ से ये एरो इधर गया, फिर ये एरो नीचे आया, तो सपोर्ट करते हुए इसको इधर आना चाहिए था, लेकिन हम क्या बोलते हैं, या थर्ड साइड बनेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। देखो सपोर्ट नहीं करना है, वो उसका अपोज करना है, तब वो रिजल्टेंट बताता है। तो ये अपोज किया और ये क्या बता रहा होगा, ये बता रहा होगा a प्लस माइनस बी वैक्टर, दोनों को समझ में। और इन दोनों को यदि हम इस तरीके से लिखते हैं तो यही चीज़ तो मेरे लिए क्या निकल के आई, a माइनस बी वैक्टर। तो याद रखिएगा, कभी कोई आपसे बोले ना कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बोलना भाई सब्ट्रैक्ट नहीं होता, उनको ऐड ही कर सकता हूँ, लेकिन कैसे ऐड करना कि b वाला जो है ना उसको अपोजिट वेक्टर में पहले कन्वर्ट कर लेना और फिर उसको ट्राइंगल लॉ से ऐड कर देना, तो आंसर आ समझ में। तो ये मेरा लॉ होता है कि वेक्टर एडिशन नहीं होता, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, सॉरी वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन हम सब्ट्रैक्शन एडिशन की हेल्प से करते हैं। तो ये आपका एक सिंपल सा रूल था। मुझे बताओ क्या इतना क्लियर है सबको। चलिए बेटा अब आ जाते हैं अपन इसमें। अभी हमने देखा था ट्राइंगल लॉ ना, अब सेकेंड लॉ देखिएगा। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ उसे। और ज़रा ध्यान से समझना, सेकेंड लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे रिलेट करते हुए हम थोड़े टाइम के बाद जा करके एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो पूरे 11th-12th में काम में आता है हमारे, है ना। देखते हैं क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड लॉ होता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आया बेटा। पहला वाला था हमारे लिए ट्राइंगल लॉ, सेकेंड वाला है हमारे लिए पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, वो समझते हैं। ठीक, ध्यान देना बेटा। यदि मैं इसमें पैरेललोग्राम लॉ के बारे में बात करने जाऊँ, ठीक है, तो एक सेकंड के लिए रुक जाऊँ, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है। अपन ने ट्राइंगल लॉ पढ़ा ना, तो वहीं के वहीं आप उसको ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद हम पैरेललोग्राम पे आते हैं। बेटा एक क्वेश्चन होता है, बार बार आता है, आप उसको रूल बना के रखिए। कभी यदि कोई एक ट्राइंगल दिया हुआ है, देखिएगा बेटा ध्यान से समझिएगा, ये केस बहुत यूज़ में आता है, मतलब प्रॉब्लम वगैरह में लगता रहता है, तो इसलिए आप बाकायदा एक रूल बना करके दिमाग में फिट करके रख लो। एक ट्राइंगल दिया हुआ है और यदि वो आपसे ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि सर एक वेक्टर a है, दूसरा b है और तीसरा c है ना। अब तीनों सपोर्टिव हैं, देखो ध्यान से कैसे दिए वेक्टर, उसने a वेक्टर इधर से गया, दूसरा b इधर से आया, तीसरा c इधर से आया, तो ये मिलकर के क्या बना रहा होता है, एक ट्राइंगल। ठीक, अब ये ट्राइंगल बनाता है तो वो आपसे पूछता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन a b एंड c, कि a b और c के बीच में क्या रिलेशन होगा, मतलब a प्लस बी इक्वल टू सी होगा, या a प्लस सी इक्वल टू बी होगा, या a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या जो भी होगा, है ना। तो हम लोग को ये बताना था यहाँ पे कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन
ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा अच्छे से। ए बी एंड सी। अब बेटा इन तीनों के बीच में जाकर के मुझे एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, और बड़ा स्टैंडर्ड है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप समझ के रखिए। अब क्या करोगे, हाँ जी बिल्कुल सही चिराग, ध्यान देना। अब इसमें क्या करना चाहिए हमें, ध्यान से देखिएगा, समझ लें। मैंने क्या बोला, ए वेक्टर इधर से गया बेटा, बी वेक्टर इधर से आया, राइट। अब ये सी वाला, अब ये तीनों सपोर्टिव है, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने एक काम किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया। मैंने बोला ये ट्राइंगल बना, इसी ट्राइंगल में बेटा इस वेक्टर को तो मैंने ए ही बोला, इस वाले वेक्टर को मैंने बी वेक्टर बोला, और ये जो डायरेक्शन आपको नीचे मिल रहा है ना, नीचे की तरफ, इस वेक्टर का साइन चेंज कर दे माइनस। क्यों बेटा, देखो एक चीज़, ये और ये तो सपोर्टिव है, ट्राइंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सपोर्टिव है। यदि तीसरा वाला उसका अपोज कर दे तो मैं उसको इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ ना, इक्वल में लिख सकता हूँ ट्राइंगल लॉ लगा करके। तो मैंने क्या किया, देख सी वेक्टर तो इधर ही आ रहा था, तो मैंने क्या किया, माइनस सी वेक्टर, मतलब इसका अपोजिट वेक्टर उठाया तो उसका डायरेक्शन बदल गया होगा। याद आया, अपोजिट वेक्टर के लिए क्या होता है, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड थोड़ी बदलता है। तो मैंने बोला सी नीचे आ रहा है, तो मैंने माइनस सी ऊपर की तरफ बना दिया, ठीक है सर, लग गया। तो मैंने माइनस सी वेक्टर ऊपर की तरफ कर दिया, ठीक है। अब सुनो, अब क्या बोलता हूँ मैं, अब मैंने ये बोला कि कैसे करोगे सर इस चीज़ को, कैसे करोगे। तो देखो ध्यान से, मैंने बोला ट्राइंगल लॉ लगा। यह देख ए और बी ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर सपोर्ट कर रहे हैं। देखो मैं नाम दे दूँ बेटा इसे, ए बी सी लिख देते हैं इसे, ठीक है, नाम से। अब मुझे बताइए इस वाले में ए बी सी, आपको लग रहा है ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, जरा देखना, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो ए बी इधर से गया, बी सी इधर से गया, और इसका अपोज कौन कर रहा है, अपोज कौन कर रहा है, इक्वल में वो ए सी है। ए से सी की तरफ एरो लगा बेटा, नाम लिखते समय ध्यान रखिएगा। तो ए सी वेक्टर, तो हम लोग लिख रहेंगे ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर ट्राइंगल लॉ से, समझ में आया। ए बी और बी सी सपोर्टिव है और ए सी उसका अपोज करते हुए थर्ड वाला, तो थर्ड वाला जो है वो दोनों का रिजल्टेंट बता रहा होगा। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अब सुनो, ए बी को क्या लिखेंगे आप, ए वेक्टर, बी सी को क्या लिखेंगे आप, प्लस बी वेक्टर। तो हमने लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, ए सी वेक्टर। ए सी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस सी वेक्टर, ठीक है। और अब मैं क्या करूँ, उसको इधर ट्रांसफ़र करता हूँ, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो क्या निकल के आएगा, ये बताओ मुझे, ए प्लस बी और माइनस वाला आएगा तो प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमारे लिए स्पेशल कंडीशन निकल के आती है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। मतलब कभी भी आपको डायरेक्ट दे देना कि ए है, बी है, सी है, साइक्लिक ऑर्डर में है, तो बिल्कुल आंख बंद करके लिख दिया करो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। अब प्रॉब्लम जैसे आएंगे उस हिसाब से लगाएंगे, बट एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को दिमाग में आप फिट करके रखिए। मुझे बताइए कि आपको ये क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, बढ़िया, आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले लॉ पे आते हैं बेटा, उसे समझते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ हमसे क्या बोल रहा है और क्या करना है। ध्यान से ना, ध्यान देना बेटा, पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पैरेललोग्राम लॉ हमसे क्या बोलता है, ये देखो, हमने बोला फिर से हमें दो वेक्टर्स दिए गए बेटा, एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर आपको दिया बी, ठीक है, इस तरीके से दिया। आपसे बोला इन दोनों को ऐड करो, ठीक है भैया, ऐड ही करेंगे। अब ऐड वहाँ भी किया था ट्राइंगल लॉ में, यहाँ भी ऐड ही कर रहे हैं, मतलब देखो आंसर एक ही मिलेगा, तरीका बदल जाएगा। तो अब ये लॉ स्पेशल तरीके से यूज़ होगा, अलग तरीके से, वो अलग तरीके से यूज़ होगा। अब देखो मैं बोल रहा हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको बताना है भैया, ठीक है, बता देते हैं। क्या करेंगे आपको पता है, वहाँ पे ट्राइंगल लॉ बोला था तो ट्राइंगल बनाते थे, पैरेललोग्राम बोलेंगे तो पैरेललोग्राम बनाएंगे, बनाते। देखो कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। वहाँ पे क्या बोला था मैंने, ट्राइंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट किया था कंसेक्यूटिव। पैरेललोग्राम में कितनी साइड्स होती हैं, 4। अब 4 साइड्स हैं तो कैसे बनेगी, ध्यान से देखिएगा बेटा। इनको मुझे दो वेक्टर से, दो साइड से रिप्रेजेंट करना है। कौन से दो, वो ध्यान से समझना, यहाँ पे अलग है थोड़ा। ये मैंने बनाया ए वेक्टर, हम लोग दूसरा बनाते थे बी वेक्टर। कहाँ से बेटा, इसी से लगता हुआ बनता था बी, लेकिन यहाँ नहीं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, इस लॉ के थ्रू जब हम ऐड करने जाते हैं तो हम बोलते हैं उन दोनों वेक्टर्स को जिनको ऐड कर रहे हो उसे दो को इनिशियल वेक्टर से रिप्रेजेंट करो। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल समझते हो। अब को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते थे भैया, जो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, एक ही पॉइंट से। तो मैंने बोला यार इसका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो देख बेटा, इस बी को लेकर के आप यहाँ मत पहुँचो, इसको लेकर के यहीं पहुँचो। तो मैंने इसको लिया और यहाँ से जा कर के ये दूसरा मैंने बना दिया बी वेक्टर। तो अब ज़रा देखो
क्या ये दोनों मिल करके कोइनिशियल वेक्टर हो गए? हाँ सर। अब ये ए पॉइंट से जा रहा है, ये भी ए से जा रहा है, तो देखो ये दोनों कोइनिशियल होते हैं, वहाँ पे नहीं होते थे। तो इस लॉ में जब आप वेक्टर को ऐड करने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? वेक्टर्स को ऐड करने के लिए दो कोइनिशियल वेक्टर से रिप्रेजेंट करो, मतलब दो साइड से। तो पैरेललोग्राम की दो साइड तो बन गई। अब जरा सुनिएगा बेटा, एक चीज़ है ना, मैं आपको शॉर्ट में अभी बताता हूँ। वैसे कुछ लोगों ने जिन्होंने लास्ट में अटेंड किया था ना, क्योंकि मैं ये क्लास कहीं ना कहीं रिपीट कर रहा था, थोड़ा सा कुछ चीज़ें पुरानी पढ़ चुके हैं। एक पैरेलल वेक्टर होता है। पैरेलल वेक्टर का मीनिंग समझ लेना, शॉर्ट में बताता हूँ। पैरेलल वेक्टर को फिर से डिस्कस करूँगा मैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, अभी ध्यान से सोचिएगा। पैरेलल वेक्टर्स क्या बोलते हैं मालूम बेटा? हम लोग बोलते हैं एक वेक्टर है ए, इसके पैरेलल दूसरा वेक्टर जो बनेगा ना, हम दोनों वेक्टर को पैरेलल तब भी बोल पाते हैं जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। तो यदि दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए ऐसा, तो हम बोलेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ए और बी जो है यहाँ पे कैसे हैं? पैरेलल है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जब एरो का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में इधर चला उसी डायरेक्शन में इधर भी जाएगा, तब बोलेंगे कि ये दोनों पैरेलल है। अच्छा, यदि ये एरो उल्टी डायरेक्शन में होता है, इसके अपोजिट ऐसा नीचे की तरफ बना होता है, तब उसको हम पैरेलल नहीं बोलते, तब हम उसको एंटी पैरेलल बोलते हैं कि वो एंटी पैरेलल वेक्टर होता है। ठीक है, तो चलो, एक होता है पैरेलल वेक्टर, एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब जरा समझना ध्यान से। हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो पैरेलल वेक्टर्स कौन होते हैं बेटा? जिनका डायरेक्शन सेम होता है। अब जरा सुनो मेरी बात ध्यान से, अब थोड़ा दिमाग लगाना। आप पैरेललोग्राम बनाते हो ना, पैरेललोग्राम में आप क्या बोलने जाते हो मुझे ये बताओ। सबसे पहली बात, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं? होती हैं, है ना। तो हमने बोला पैरेलल बनाएंगे कैसे? देखो, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी है, तो बेटा इस बी के अपोजिट वेक्टर जो आएगा वो भी कैसा आएगा? पैरेलल वेक्टर। तो इस बी के अपोजिट वेक्टर मैंने इधर बनाया और पैरेलल बनाया। तो देखो ध्यान से समझना, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि दोनों साइड्स पैरेलल होती तो डायरेक्शन सेम ही होगा, तो आपको इस वेक्टर को ऐसे ही उठा के इधर लेना है। मतलब यहाँ पर हमने एक और वेक्टर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जिसका डायरेक्शन मैंने सेम रखा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन इसलिए सेम रखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल होती है, तो दोनों का डायरेक्शन मैंने सेम रखा। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ और पता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल भी होती हैं, मतलब उनका लेंथ भी इक्वल होता है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम ही रखना पड़ेगा। जितना मैग्नीट्यूड इतना उतना ये भी। मतलब इनडायरेक्टली सोचे एक चीज़, सर डायरेक्शन भी सेम ही है, मैग्नीट्यूड भी सेम ही है, मतलब वो दो वेक्टर है ही नहीं। एक्चुअल में देखा जाए तो वो वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम ही हैं, दोनों बी वेक्टर ही हुए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, देख ये बी वेक्टर, तो इसके पैरेलल हमने यहाँ पर एक वेक्टर और बना दिया, चलेगा। तो हमने बोला ये बी वेक्टर आया। अगला देखो, ए के अपोजिट वाला भी पैरेलल होता है और इक्वल होता है, तो ए के पैरेलल एक वेक्टर आप यहाँ से बना लीजिए ऐसा, और डायरेक्शन सेम रखना। तो सेम डायरेक्शन में लेकर के गए, तो ये मेरे लिए ए वेक्टर निकल के आया। तो अब मैं बोलता हूँ देखो, क्या मेरे लिए एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया? तो मैंने बोला हाँ सर। तो सबसे पहला क्या करना है, ध्यान से समझना, जो दोनों वेक्टर्स आपको दिए हैं उसे दो कोइनिशियल वेक्टर से रिप्रेजेंट करो, दो साइड से। इसकी हेल्प से बाकी के दो साइड कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। पैरेललोग्राम जैसे ही बन गया, अब हम क्या बोलते हैं, देखिए रिजल्टेंट कौन बताता है। यहाँ पे कोइनिशियल वेक्टर था ना, इसमें इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, ध्यान से समझना बेटा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको ही रिजल्टेंट बोलते हैं। मतलब इसी पॉइंट से जाता हुआ ये जो डायगोनल बनेगा ना ऐसा, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? उन दोनों वेक्टर्स का सम। तो ए वेक्टर बी वेक्टर यदि है तो हम इसको बोलेंगे सर ए प्लस बी वेक्टर, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा डायगोनल। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या डायगोनल की बात करने जाए तो दो हो सकते थे, एक डायगोनल ये भी बन सकता था, एक डायगोनल ये भी बन सकता था, बट हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, नहीं सर, यहाँ पे एक ही डायगोनल बनेगा, और वो कौन सा वाला होगा? जिनका कोइनिशियल पॉइंट सेम हो, मतलब जो सेम पॉइंट से निकल रहे हैं। मतलब ए जिधर से निकला है उधर से ही बी निकला है, उधर से ही ए प्लस बी निकला है। तो डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना बेटा इस चीज़ में, क्या कि तीनों वेक्टर्स हमेशा कोइनिशियल्स होने चाहिए। कौन से वाले तीन? एक ए, एक बी और एक उनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बोलते हैं हम बार बार, उसको ए प्लस बी बोला जाता है। तो ए प्लस बी को हम आर वेक्टर भी बोला जा सकता है बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप अभी से नोटेशन याद रखिए क्योंकि आगे जाके हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो ये ए प्लस बी है, ठीक है, तो हमने इस तरीके से लगा दिया। अब जरा बताऊँ एक चीज़, ये रूल था क्या कि पैरेललोग्राम के थ्रू यदि दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उसे दो कोइनिशियल वेक्टर से रिप्रेजेंट करिए, और उस पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसी पॉइंट से जाने वाला डायगोनल वो भी कोइनिशियल होना चाहिए, वो भी बाहर की तरफ ही जा रहा है, वो उसका सम रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों के सम को इसने मुझे, हाँ सेम चीज़ है वही रिप्रेजेंट कर दिया। अब जरा देखो सेम क्यों है मालूम है, देखा जाए तो ये देख, ये ए है ये बी है, आप इसमें जा कर के ट्राइंगल लॉ लगा दो, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है। अब इसमें देखो तो जरा तुम्हारा रूल वही वाला लग गया ना, ट्राइंगल के दो सपोर्टिव साइड, ए वाला इधर आ रहा है बी उधर आ रहा है, तो ए और बी तो सपोर्ट कर रहे हैं,
तो ए और बी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है वो अपोज करते हुए क्या रिप्रेजेंट करती थी, ए प्लस बी। ये है ए प्लस बी, मतलब देखा जाए तो ट्राइंगल लॉ ही है, लेकिन ये है कि हमें लॉ अलग से आया है तो पूछा जाता है एग्ज़ाम में आता है तो आपको लिखना पड़ेगा। और इस लॉ, ये लॉ इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके थ्रू हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला निकालने वाले हैं 1-2 क्लास में, ठीक है। तो पहले मुझे बताइए क्या आपको ये पैरेललोग्राम लॉ क्लियर है, तो पॉलीगन लॉ पे आएंगे। आइए बेटा, अब अपन आते हैं थर्ड लॉ पे। ये जैसे दोनों हो गए ना, सेम इसी तरीके से अब हम थर्ड वाले लॉ पे आ रहे हैं, वो है हमारा पॉलीगन लॉ। अब पॉलीगन लॉ क्या होता है वो भी ध्यान से देखिए, समझिए। अब बेटा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब सर दिमाग में एक ठनकेगा कि सर बताते तो जा रहे कब कौन सा लॉ लगाएं। तो देखो 2 वेक्टर दिए हुए थे, ट्राइंगल लॉ लगा सकते थे या पैरेललोग्राम लगा सकते थे, 2 चॉइस थी मेरे पास। पॉलीगन कब लगेगा? पॉलीगन किसको बोलते हो नालायक, ये बताओ मुझे, पॉलीगन किसको बोला जाता है? पॉलीगन हम किसको बोलते हैं मालूम है? हम लोग बोलते हैं जिसमें मतलब मेनली पॉलीगन का मतलब जो है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स ज़्यादा होती हैं। देखो 3 साइड से बनने वाला पॉलीगन कौन है? ट्राइंगल। 4 साइड से क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड से पेंटागन, है ना, 6 साइड से हेक्सागन, हेप्टागन वगैरह सब कुछ चलता है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पॉलीगन लॉ पे कब आना मालूम बेटा? जब आपके पास 2 से ज़्यादा वेक्टर्स ऐड करने के लिए दिए जाए, मोर देन 2 वेक्टर्स यदि आपको ऐड करने के लिए दिए जाए, तब जा करके आप क्या करना, हाँ ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। अब देखिए बेटा ध्यान से, जो हम पॉलीगन लॉ के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, वो कब की बात कर रहे हैं? जब हम लोग बोलते हैं कि मोर देन 2 वेक्टर्स हमारे पास आ जाएं ऐड करने के लिए, तो पॉलीगन पे जाओ, मोर देन 2। तो मैं सिंपल लिख देता हूँ यार, मान लीजिए मेरे पास कभी एक वेक्टर बनाया मैंने, ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूँ। मुझे ऐड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी प्लस डी प्लस ई वेक्टर, ठीक है। अब आपको ये सारे वेक्टर्स को ऐड करना है और मैंने बोला यही मेरा रिजल्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आपको 5 वेक्टर मैंने दिए हैं अभी, हो सकता है 6 दे दे, हो सकता है 7 दे दे या कम दे दे, जो भी दे। इतने वेक्टर्स को यदि आपको रिप्रेजेंट करना है तो अब हम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, पॉलीगन लॉ क्या बोलता है बेटा। इसका भी अपना एरो होगा, डायरेक्शन होगा, सब कुछ होगा। तो हम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा, जितने वेक्टर्स आप ऐड करना चाहते हैं, तो ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5, आप 5 वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं ना, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, कौन सा पॉलीगन यहाँ पे बनेगा मालूम है? एक ज़्यादा वाला, मतलब हेक्सागन। यदि आप 5 वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं तो आपको हेक्सागन बनाना पड़ेगा। यदि आप 6 वेक्टर को ऐड करने जा रहे हैं तो आपको हेप्टागन बनाना पड़ेगा, मतलब 7 साइड्स वाला। यदि वो बताते हैं ना बेटा, आर मतलब रिजल्टेंट जो हम निकालते आ रहे थे ना, 2 वेक्टर को ऐड करते थे तो हम ए प्लस बी बोला था, उसी को तो रिजल्टेंट वेक्टर बोला था आर। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ का रिजल्टेंट कौन होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो ये हमारा आर है। चलो सुनो ध्यान से, अब मैंने क्या बोला कि जितने वेक्टर्स अपन ऐड करें ना 5, तो एक ज़्यादा वाला पॉलीगन बनाना है। तो 5 वेक्टर्स हैं तो 6 वाला बनाएंगे, वो कौन होगा, हेक्सागन। 6 वेक्टर ऐड करोगे तो नेक्स्ट वाला कौन होगा, हेप्टागन। 7 वेक्टर को ऐड करोगे तो कौन बनाना पड़ेगा, ऑक्टागन, है ना, मतलब एक बड़ा वाला पॉलीगन बनाना है। तो देखो ध्यान से कैसे बनाना बेटा, इन सारे वेक्टर्स को पॉलीगन के कंसेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट करो, उसी रूल के थ्रू जो ट्राइंगल में था कि एक के हेड पे दूसरे का टेल आता चाहिए। तो मैंने देखो ऐसा बनाया, मैंने पहला लिया, थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, गंदा बन जाए तो सोचना मत। तो ये मैंने बोला ए वेक्टर बनाया बेटा, ए वेक्टर हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब इस पे बी वेक्टर को कैसे लगाना है, तो मैंने बोला बी को इस तरीके से लगाना कि पहले के हेड पे दूसरे का टेल आ जाए। तो मैंने इसके हेड पे दूसरे का टेल डालते हुए यहाँ से एक दूसरा वेक्टर मैंने बी बनाया, ठीक है। यही तो होता था ट्राइंगल लॉ में कि एक के हेड पे दूसरे का टेल ऐसे कंसेक्यूटिव बनाते जाते थे। अच्छा, थर्ड वाला बनाना है तो थर्ड साइड, वो भी किधर बनेगा, इसके हेड पे इसका दूसरे का टेल, तो इसके हेड से इधर, तो इसको मैंने क्या बोला, सी वेक्टर। फिर अगला वाला डी वाला किधर बनेगा बेटा, इसी से, तो इसी से मैंने बोला कि अगला वाला डी वाला यहाँ से बना लीजिए इधर, तो मैंने इसको डी वेक्टर बोल दिया, ठीक। तो मैंने बोला ए बी सी और यहाँ से ऐसे हटा दो, ठीक है, ये डी वेक्टर बनाया। अच्छा, लास्ट बचा ई वाला, वो भी इसी से लगता हुआ ऐसा बना लीजिए, तो मैंने ये ई वेक्टर बना दिया। अब देखो ध्यान से बेटा, मैंने क्या किया, मुझे जिन 5 वेक्टर्स को ऐड करना था उसे रेगुलर पॉलीगन, मतलब पॉलीगन के 5 कंसेक्यूटिव साइड से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि एक के हेड पे दूसरे का टेल आ जाए। तो ये हेड पे टेल करते हुए सब बना दिया। अब बात आई, मैंने क्या बोला था, 5 वेक्टर हैं तो 6 वाला बनेगा। क्यों,
ये देखो यहाँ पे आके ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये बच गया, ये दोनों साइड्स बच गई, मतलब एक साइड बचा ना। वो एक साइड क्या है, अब ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। अब इसको ज्वाइन करना ध्यान से, इनको ज्वाइन करके जो 6th वाला साइड हम लोग बनाएंगे ना, वो उसका रिजल्टेंट होता है। तो मैंने बोला भैया इससे मैंने इसको ज्वाइन किया। अब बात आई सर डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो याद रखिए बेटा रिजल्टेंट हमेशा कौन से डायरेक्शन में मिलता है, अपोजिट। तो ये सारे के सारे सपोर्टिव है, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपोज कैसे होगा, इसके अगेंस्ट जाके। तो इसके अगेंस्ट मैंने इस डायरेक्शन में बनाया, तो ये जो वेक्टर बन रहा है ना बेटा, एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर आर। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट क्या होता है बेटा बोलो, ये सबके सम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो ये होता है बेटा मेरे लिए रिजल्टेंट वेक्टर। तो पॉलीगन लॉ के थ्रू हम इस तरीके से जाते हैं। यदि मान ले 4 वेक्टर्स होते तो मैं 4 साइड बनाता, तो पेंटागन बना लेता, तो 4 साइड्स बनती और 5वां वाला जो है वो रिजल्टेंट बता देता अपोजिट डायरेक्शन में। यदि 3 वेक्टर्स होते हैं तो ट्राइंगल के 3, तो एक चौथा वाला बनेगा तो पॉलीगन, तो 3 साइड्स और चौथा वाला जो है वो उसका रिजल्टेंट बताएगा। तो इस तरीके से जाकर के बेटा हम लोग पॉलीगन लॉ लगाते हैं। तो पहले तो मुझे बताओ क्या तुम्हें पॉलीगन लॉ का मीनिंग समझ में आया कि ये क्या बता रहा है कि क्या रिजल्टेंट दे रहा है। फिर अब मैं बताता हूँ कि यार ये ट्राइंगल लॉ ही था। अब वो कैसे था मैं तुम्हें अभी अप्लाई करके बता देता हूँ। जरा मुझे बताओ पहले क्या ये चीज़ क्लियर है इतना। अब देखिए बेटा ध्यान से, अब बात आई यार, अब यदि मैं इन सब चीज़ों को बताने के लिए जा रहा हूँ, हाँ ध्यान देना, तो अपन यदि इस सब चीज़ों को निकालने जाएँ तो ये निकलेगा कैसे। तो देखो ध्यान से, मैंने बोला था ट्राइंगल लॉ जो था ना, एक्चुअल में ये ट्राइंगल लॉ ही है और कुछ नहीं था। कैसे लगेगा ट्राइंगल लॉ, जरा लगा के देखो। देखो ध्यान से बेटा, ये साइड ए, ये बी, ये ट्राइंगल के 2 कंसेक्यूटिव साइड मान लो, तो थर्ड वाला साइड इसका अपोजिट होगा डायरेक्शन में। अब वो कैसे हो रहा है देखो ध्यान से, मैंने बोला ए वेक्टर इधर गया, बी इधर गया, तो अपन यहाँ से एक तीसरा साइड बना लो ऐसा। अब मुझे बताओ क्या ये और ये मिलकर के एक ट्राइंगल बना रहे हैं, हाँ सर बना रहे हैं। अब मैंने बोला ये तीनों मिलकर के क्या बना दिए, ट्राइंगल। तो मैं बोलता था ट्राइंगल लॉ में क्या बोलते थे, यदि 2 वेक्टर सपोर्टिव हैं तो जो थर्ड वाला अपोज करने वाला वेक्टर होता है ना, वो उनका सम रिप्रेजेंट करता है। तो इस डायरेक्शन में मुझे क्या सा डायरेक्शन लेना पड़ेगा, इधर वाला, ताकि ये अपोज कर रहे हैं। और अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा सर, a प्लस बी, इन दोनों वेक्टर का सम a प्लस बी इसने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, चलो ये एक काम हो गया। अगली बात आई, अभी तो एक को सॉल्व किया, मतलब इन दोनों को हटा करके एक बना लिया। अब देखो, अब दूसरे वाले ट्राइंगल पे जाओ। देखो अब a प्लस बी को एक वेक्टर मानो, दूसरा वेक्टर हो गया c वाला। अच्छा देखो, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों सपोर्टिव हैं। तो अब मैं थर्ड वाला ट्राइंगल बनाता हूँ, वो कैसा, यहाँ से इस डायरेक्शन, समझ में। तो अब मुझे बताओ क्या ये ट्राइंगल बना, हाँ a प्लस बी इधर है, c वेक्टर इधर है, तो इन दोनों का अपोज करता हुआ वेक्टर ये गया इस तरीके से। तो मैंने बोला ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो इनका अपोज ये कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा c वेक्टर, मतलब ये इनका रिजल्टेंट। तो ज़रा बताओ a प्लस बी इधर है, ये c है, तो ये दोनों सपोर्टिव है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसका अपोज कौन करेगा, ये डायरेक्शन। तो उनके अपोजिट गए। और ये क्या बता रहा होगा बताओ, इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम। तो मुझे बताओ ये वाला वेक्टर अपने लिए कौन सा है, a प्लस बी, ये कौन सा है c, तो ये क्या बन रहा होगा, a प्लस बी, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तो प्लस c, तो ये आपका थर्ड। तो देखो अब इन सबको भूल जाओ, आपको एक साइड मिल गया जो ये वेक्टर बता रहा होगा a प्लस बी प्लस सी। अगली बात आई सर d वाले को देखना है, तो देखो बेटा अब फिर से a प्लस बी प्लस सी इस डायरेक्शन में, d वाला इस डायरेक्शन में, दोनों सपोर्टिव हैं, तो इनका अपोज कौन करेगा, ये थर्ड। तो इससे बनता हुआ एक और बना दिया मैंने इधर इस डायरेक्शन में अपोज करता हुआ। तो देखो ये इधर से, ये इधर से, और इन दोनों का सम कौन बता रहा होगा, ये ट्राइंगल लॉ से। तो इसका क्या वैल्यू हो रहा होगा, इसका पहला वेक्टर तो ये बना a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा वेक्टर है d, तो उसको उसमें ऐड कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करके मैंने ये वाला वेक्टर बना दिया। अब जरा बताओ, ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये दोनों सपोर्टिव हैं, तो ये थर्ड वाला जो अपोज करता हुआ बन रहा है ना रिजल्टेंट, ये इसका सम बता रहा होगा। तो ये अपोज किया, तो ये इन सब का सम, इन दोनों का सम, तो ये वाला क्या बना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, उसमें ऐड कर दिया e को, तो ये रिजल्टेंट आ गया। तो देखा जाए तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ट्राइंगल लॉ को ही बार बार लगाया और वो चीज़ ला दिया। लेकिन पॉलीगन है तो पॉलीगन ने ऐसा नहीं बोला कि ट्राइंगल लॉ लगाओ, उसने तो डायरेक्ट बोला कि सारे वेक्टर्स को पॉलीगन की साइड से रिप्रेजेंट करो, फिर लास्ट वाला जो साइड बचता है वो उनका रिजल्टेंट बताएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, ये होता है पॉलीगन लॉ। अब मुझे बताइए क्या अब आप लोग को क्लियर है पूरा फंडा कि ये चीज़ कैसे क्लियर हुई, समझ में आया सब कुछ? अब डाउट है तो पूछो, चलेगा बेटा?
तो इस तरीके से जा करके बेटा आपका ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कंप्लीट होता है हमारा। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में ये 3 चीज़ें हैं। अब इन पर बेस्ड छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मैं करवाऊंगा, अभी सारे करवाता हूँ, ठीक है। तो बस अब लेकिन अब मैं इसको आज इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा, इतना लॉ आप यहाँ से समझ के रखो। इसके बाद में आता है बेटा अब पोजिशन वैक्टर, पैरेलल वेक्टर। अब इससे पहले कल की क्लास में सबसे पहले याद रखिएगा बेटा, मैं यदि कुछ दूसरा स्टार्ट करूँ तो आप मुझे याद करवाइएगा कि सबसे पहले मुझे पोजीशन वेक्टर पढ़ाना है आपको। अब पोजीशन वेक्टर हम पहले पढ़ेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप वगैरह समझेंगे, उसको कैसे निकालते हैं ये समझेंगे, फिर अपन जाएंगे पैरेलल वेक्टर्स पे और फिर अपन इन सारी चीज़ों के एप्लीकेशंस पे चलेंगे, क्वेश्चंस वगैरह पे, ठीक है। तो बस अभी आपका काम है कि आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पोजीशन वेक्टर स्टार्ट करवाते हो, ठीक है, चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे बताओ बेटा